सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे क्यों कुछ समीक्षकों का यह मानना है कि कंपनी डूब रही है। वहीं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर के सबसे बड़े समुद्री रिजर्व पर। जो तीसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे भारत के 2 नए रामसर साइट्स पर। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विषय में। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां थीं और इन्हीं चुनौतियों में से एक प्रमुख चुनौती यह थी कि जो हमारा औद्योगिक सेक्टर था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और उसमें भी जो हैवी इंडस्ट्री वाला क्षेत्र, भारी उद्योग वाला क्षेत्र है, वह तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। साथ ही साथ देश को ऊर्जा की आवश्यकता थी और ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे पास क्या थे, जो तकनीकी हमारी संपन्नता थी वो कम थी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वह काफ़ी कम थी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1956 में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। लेकिन देश में जो बिजली की बढ़ती हुई मांग थी, उसके लिए जो संयंत्रों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा नहीं की जा पा रही थी। और इसी के कारण 13 नवंबर 1964 को एक नई कंपनी बनाई गई और इस कंपनी का नाम था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, इसको आप भेल के नाम से भी जानते हैं। भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी गैस और भाप के टरबाइन बनाती है, बॉयलर का निर्माण करती है, विद्युत मोटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, जनरेटर्स का निर्माण करते हैं। यह जो टेम्परेचर के रेगुलेटर होते हैं उनका निर्माण करते हैं, स्विच गियर्स का निर्माण करते हैं, सेंसर का निर्माण करते हैं, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली जो बिजली की जो प्लांट होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ये पावर इलेक्ट्रिकल्स और ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे उत्पाद का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर बिजली के उत्पादन से लेकर उसको घरों तक पहुंचाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी कई अन्य कार्य भी करती है और इन कार्यों में क्या है, हैवी इंडस्ट्री का निर्माण। ये जो कंपनी है अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा है। इसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त है। ठीक इसी तरह से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का भी ISO 14001 इसको प्राप्त है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का भी इसको सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसका मतलब यह है, ये जो कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है उसमें क्या है, इसको महारत हासिल है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये कंपनी अपने उत्पादों को बड़ी मात्रा में निर्यात भी करती है और वर्ल्ड वाइड रूप में अगर देखें तो लगभग 64 देशों में इस कंपनी का निर्यात का जो नेटवर्क है वो स्थापित हुआ है। यह कंपनी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट का जो है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा ये जो है कि अपने उत्पादों के रूप में कन्वर्ट करती है, और साथ ही साथ जितना इसका वार्षिक कारोबार होता है उसका लगभग 2.5% भाग यह रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करती है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो मैंने कहा कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट इनके द्वारा किए जाते हैं वो प्रोडक्ट के रूप में भी कन्वर्ट होते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो खर्च होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। और कितना करते हैं, अपने टोटल जो है कि वार्षिक जो इनका कारोबार होता है उसका लगभग 2.5%। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो 2.5% है बहुत ज़्यादा है। भारी उद्योगों वाली अन्य कंपनियों से ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अर्थात इस क्षेत्र में, हैवी इंडस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के लिए कंपनी जानी जाती है। भारत की जिन 10 सार्वजनिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है उसमें से यह कंपनी भी क्या है, शामिल है। आपको पता है जो महारत्न कंपनियां होती हैं वह अपने निवल मूल्य के 15% या 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ किसी प्रकार का जो विलय और अधिग्रहण कर सकती है।
इस कंपनी में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 63.17% है, अर्थात लगभग अगर कहें तो 63% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है। इसमें इस समय लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो कि कंपनी से जुड़े हुए। यह कंपनी थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में अपने कई प्रकार के उत्पाद बेचती है, लेकिन इनकी जो महत्ता है इस समय कम हुई है। कारण यह है कि इस समय जो नए थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी जो निर्माण की गति वो धीमी पड़ी है। उसके पीछे का कारण लॉकडाउन नहीं है, उसके पीछे का कारण ये है कि जो हमने पेरिस क्लाइमेट समझौता किया है या फिर जो भी हमने अन्य समझौते किए हैं उसमें हमारा क्या है, लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में हमको ग्रीन एनर्जी का बढ़ावा देना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसी के कारण सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो छोटे वाले होते हैं उनका हम निर्माण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो थर्मल एनर्जी का रेशियो है उसको हम कम करना चाहते हैं। लेकिन यह जो कंपनी है अगर इसके पिछले 5 साल के राजस्व को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यह जो थर्मल पावर प्लांट से क्या करती है, अपने 80% राजस्व को प्राप्त करती। अर्थात इस कंपनी का जो सबसे बड़ा उत्पाद खर्च होता है वह किस में होता है, थर्मल पावर प्लांट के सेक्टर में। लेकिन हाल के समय में क्या हुआ है, भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ज़्यादा खर्च किया जाए, उसके प्लांट ज़्यादा लगाए जाए। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि इस समय जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और इस कंपनी की जो निर्भरता है वो भी थर्मल पावर प्लांट पर ज़्यादा है तो स्वाभाविक है इसको नुकसान होगा और वही खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। हाल में जुलाई से सितंबर की जो तिमाही के कंपनी ने आंकड़े जारी किए हैं उसको अगर देखें तो पता चलता है कि इसी तिमाही में सिर्फ 556 करोड़ रुपए का इस कंपनी को नुकसान हुआ, जबकि ऐसी ही अगर पिछले साल की जो तिमाही थी अर्थात जुलाई से लेकर सितंबर 2019 का जो समय था उस तिमाही में कंपनी को 118 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ध्यान दीजिएगा शब्द क्या है, प्रॉफिट हुआ था। वहीं अभी क्या हुआ है, इस कंपनी को 556 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। आप कह सकते हैं कि एक तो केवल एक क्वार्टर का डेटा है, इससे कुछ नहीं होना। अगर हम इस गिरावट को छोड़ भी दें तो हमें पता चलेगा कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है गिरता जा रहा है। दरअसल कंपनी को नवीकरणीय क्षेत्र में कार्य करने वाली निजी कंपनियों के साथ क्या करना पड़ रहा है, जो है कि उस प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो परंपरागत ऊर्जा अर्थात जो थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में भी जो निजी कंपनियां उतर रही हैं उनके साथ इसको प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा। और ऐसे में जब कंपनी को क्या होगा, सरकार की ओर से कोई बूस्टअप नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या होगी, पिछड़ती हुई चली जाए। इस कंपनी ने सरकार को काफी ज्यादा पैसा कमा कर दिया है लेकिन हाल के समय में घाटे में चल रही। अब कंपनी अपने लंबे समय से जो ऑपरेटिंग लॉस है उसका सामना कर रही। ऑपरेटिंग लॉस का मतलब क्या है कि कोई कंपनी चलाने के लिए जितने खर्च की आवश्यकता होती है यदि कंपनी उसको भी प्राप्त नहीं कर पाती है तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लॉस। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आपने बनाया, उसको आपके मेंटेनेंस के लिए लगभग आपको उसको ऑपरेट करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत होती है, लेकिन जब 100 रुपये भी आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है, पैसा अपने पास से लगाना पड़ेगा और कंपनी लंबे समय से ऑपरेटिंग लॉस का सामना कर रही। कंपनी अपने खर्चों में कमी करने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। वर्ष 2010 में यहाँ पर लगभग 46,000 कर्मचारी थे लेकिन इनकी संख्या अब घटकर अब 40,000 से भी कम हो गई। कंपनी के कुल खर्च में जो मजदूरी का खर्च है लगभग वही 1/4 है। यह कंपनी अपने जो है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही है। डिफेंस के क्षेत्र में, सैनिक जो ट्रक होते हैं उनके क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी ये इसमें सफल नहीं हो पाई। और जब सफल नहीं हो पाई है तो क्या होगा, ये कंपनी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगी। और इन्हीं चुनौतियों में अगर आप देखें तो इसके जो शेयर के मूल्य हैं उसमें निरंतर गिरावट नजर आएगी। जैसे 2010 में इस कंपनी के जो प्रति शेयर का मूल्य था लगभग 350 हुआ करता था, वहीं वर्तमान समय में इस कंपनी का जो प्रति शेयर का मूल्य है वह लगभग 29 रुपये पर आ गया।
सोचिए कहाँ 350 और कहाँ 29 रुपये। तो आपको पता है कि जो भी कोई कंपनी है वो उसका जो है कि कैपिटल कितना है, अर्थात कंपनी की पूरी जो कैपिटल है वो कितनी है, किससे पता चलता है कि प्रति शेयर के मूल्य से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ शेयर का मूल्य आज से कम नहीं हो रहा, अगर पिछले एक दशक से आप देखें अर्थात 2010 से ही कंपनी क्या हो रही है, इसकी जो डिमांड है, इसके जो उत्पाद हैं उनमें कमी आ रही है। और सरकार के द्वारा भी कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को नहीं दिए गए, जिसके वजह से ये जो कंपनी है वह क्या है, घाटे में जा रही है। कई समीक्षकों का, जानकारों का तो ये भी मानना है कि आने वाले एक दशक में भी इस कंपनी में कोई बूस्टअप आने की संभावना नहीं। कारण यह है कि सरकार की पॉलिसी ये बन गई है अब कि वह क्या करे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा दे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में एक कंपनी अभी उतनी फिट नहीं बन पाई। वहीं जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में जैसा कि मैंने बताया काफ़ी कंपटीशन है और साथ ही साथ सरकार के जो प्रयास है वो भी कम हो रहे हैं। लेकिन कुछ समीक्षकों का यह भी मानना है कि सरकार अगर ये चाहती तो इतनी महत्वपूर्ण कंपनी जिसने कई प्रकार के उत्पाद बनाकर देश को दिए हैं, इसको संभाल सकती थी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को जो कि इस कंपनी को दिए जा सकते। तो समीक्षकों और आलोचकों का तो ये भी कहना है कि सरकार दरअसल इस कंपनी का भी निजीकरण के प्रयास में है और इसी के तहत ऐसा किया गया है। और वह उसके रूप में उदाहरण देते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो थर्मल एनर्जी है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, सरकार जो है कि इस कंपनी को प्राथमिकता नहीं दे रही। जबकि यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने रिसर्च और इनोवेशन के मामले में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसका जो बिजनेस का जो पूरा प्रोफाइल है वो काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया। तो डेटा को देखकर लगता है कि आने वाले समय में अगर इस कंपनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो निजीकरण ही किया जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि जो गिरती हुई कंपनी है इसको सरकार कोई बूस्टअप दे पाती है या नहीं दे पाती। हालांकि पिछला जो एक दशक का समय है वह जो है कि इस कंपनी के लिए खराब रहा है, सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ा बूस्टअप नहीं मिल पाया। ये तो था आपका पहला वीडियो और पहला टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के सबसे बड़े संरक्षित समुद्री रिजर्व पर। थोड़ा सा आप स्क्रीन को, मैं यहाँ पर जो मैप है इसको मैं लार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तिस्ता द कुना एक आपको आइलैंड का ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो तो आप ये देख लीजिए, ये आपको आसानी से दिखाई दे जाए। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाया गया है और उसके पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम दक्षिण में तो तिस्ता द कुना क्षेत्र दिखाया गया। इसी को थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। बीते शुक्रवार को ब्रिटेन का जो समुद्री पार के इलाके तिस्ता द कुना को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह जो समुद्री रिजर्व है अटलांटिक महासागर के तकरीबन जो है कि जो एरिया लिखा हुआ इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस समुद्री जैव संरक्षण क्षेत्र के बनने से यहाँ होने वाली लगभग 90% जो हानिकारक गतिविधियाँ वो रुक जाएंगी और इसके वजह से यहाँ के जो जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, जो समुद्री प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर आने वाली जो पक्षियाँ हैं उनको क्या होगा, संरक्षण मिलेगा। इससे यह जो क्षेत्र को क्या किया गया है, एक समुद्री रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर अवैध तरीके से मछली पकड़ना, बालू खनन करना या समुद्र के अंदर किसी अन्य प्रकार की गतिविधि को अंजाम देना पॉसिबल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से भी दुनिया के समुद्र का 30% जो क्षेत्र है उसको संरक्षित करने की मुहिम की गुजारिश की है। अब थोड़ा सा इसको समझिए, हमने टेक्स्ट पढ़ दिया। एक शब्द यहाँ पर आया है और वह है समुद्री रिजर्व क्षेत्र। समुद्री रिजर्व क्षेत्र उसी प्रकार का क्षेत्र होता है जैसा कि स्थलीय क्षेत्र में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। दरअसल है क्या कि जो समुद्र का इकोसिस्टम है वहां पर भी आप देखेंगे तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मानवीय अधिवास कम है और वहां पर प्रकृति जीवों की जो है कि विविधता काफी दिखाई देगी।
ऐसे क्षेत्रों को अगर हमें क्या करना है, संरक्षित करना है, तो क्या करना होगा, कहीं ना कहीं समुद्री जो रिजर्व क्षेत्र है घोषित करना होगा। तभी क्या होगा, ये यहाँ पर होने वाली गतिविधियों पर लगाम लग पाई, क्योंकि जो क्षेत्र समुद्र में है वह सबके पहुंच में होता है और उसके संसाधनों का हर व्यक्ति दोहन करना चाहता है, और उसी के तहत सरकार ने कदम उठाया। तिस्तन द्वीप कोना कई छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है और इसमें लगभग 300 लोगों की आबादी रहती है। यह लंदन से लगभग 600 मील की दूरी पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके द्वीपों के चारों ओर का जो पानी है दुनिया में अपनी जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी जाना जाता है। तिस्तन द्वीप कोना एक पहाड़ों से घिरा द्वीपीय समूह है। यहाँ पर हजारों की तादाद में समुद्री पक्षी और जमीनी पक्षी जो है कि रहते हैं, और कई पक्षियाँ तो ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। कई मायने में यहाँ की पक्षियों की प्रजातियां जो आपका अन्य जो कुछ द्वीपीय क्षेत्र के नाम सुने होंगे, जैसे गलप्पागोस द्वीप समूह, वहाँ के जैसे यहाँ पर आपको जीव दिखाई देंगे, पक्षियां दिखाई देंगी। यहाँ पाई जाने वाली कई पक्षियों की प्रजातियां जो है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, और इसके पीछे का कारण यह है कि जो यहाँ पर मछली पकड़ने की एक्टिविटी होती है, जो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और जो जलवायु में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के लिए भी क्या है, हम और आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। नेशनल जियोग्राफिक के एक बयान पर गौर करें तो इन पक्षियों के मरने की एक वजह यह भी है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के जरिए यहाँ बड़ी तादाद में चूहे लाए जाते हैं। इन चूहों से हर साल तकरीबन 2 लाख पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। अगर मौजूदा वक्त में बात करें तो यहाँ 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां और तकरीबन 5 से ज़्यादा संकटापन्न जो है कि प्रजातियां पाई जाती हैं। यह द्वीप समूह वैश्विक विरासत स्थल का जो है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ पर जो पहुँचना काफ़ी बेहद मुश्किल माना जाता है। बावजूद उसके ये जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं एक जो है कि संकट का सामना कर रहा था, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ऐलान से इस द्वीप पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम के तहत शामिल होने के बाद यह अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा जहां कई प्रकार की पाबंदियां होंगी। इसके अलावा पूरे जो है कि ग्रह पर ऐसा चौथा बड़ा क्षेत्र बन जाएगा जहां मछली पकड़ने, खनन और ऐसी ही गतिविधियों पर बंदिशें। तकरीबन 7 लाख वर्ग किलोमीटर का यह सब समुद्री क्षेत्र ब्रिटेन के आकार का लगभग 3 गुना है। इस कार्यक्रम के तहत जो सेमेंगिल शार्क है, येलो नोज है, अल्बाट्रोस है, रॉक होपर है, पेंगुइन के जो भविष्य पर जो सवालिया निशान लगे थे वह हट जाएंगे। इसके अलावा ब्लू बेल्ट कार्यक्रम के तहत भी मदद मिलेगी। ब्लू बेल्ट कार्यक्रम के तहत 27 मिलियन पाउंड्स की धनराशि 5 सालों के लिए दी जाती है। यह धनराशि ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरीज और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समुद्री संरक्षण के लिए दी जाती है। समुद्री संरक्षण क्षेत्रों को बनाने का मकसद यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता का संरक्षण करना है, और उसी के तहत ऐसा किया जाएगा। भारत के 2 नए रामसर साइट्स हैं, इनके विषय में बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उल्का पिंड से बनी लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मौजूद सूर सरोवर झील को राम स्थल साइट जो है कि साइट्स घोषित किया गया। राम स्थल जो क्षेत्र होते हैं, आपको पता है कि आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण के लिए चलाया जाता है, और इसमें प्रयास यह किया जाता है कि जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जहां पर जैव विविधता ज़्यादा है, जहां पर मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, जहां पर पक्षी दूर से आते हैं लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। आपको पता है कुछ समय पहले ही उत्तराखंड का जो आसन संरक्षण रिजर्व है, इसको भी क्या किया गया है, रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इस वक्त तो मैंने वीडियो भी बनाया था, और कुल रामसर साइट्स की जो संख्या हो गई है 41 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। लोनार झील आपको पता है कि दक्कन पठार के बेसाल्ट से बनी चट्टानों में स्थित है, और इसका जो निर्माण माना जाता है वह लगभग 35 से 50 हजार साल पहले माना जाता है, और यह माना जाता है कि कोई उल्का पिंड था, उसके धरती से टकराने पर ऐसा हुआ था। लोनार झील लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह मेलघाट बाघ अभ्यारण्य के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र है। यह आपसे पूछा जा सकता है। इसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, और इससे एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक का दर्जा मिला हुआ है। भू विरासत उन भूगर्भीय संरचनाओं को कहा जाता है जो सांस्कृतिक रूप से काफी अहम होती हैं, जो पृथ्वी के क्रमिक विकास
विकास और उसके इतिहास से जुड़ी अहम जानकारी मुहैया करवाते हैं। इनसे मिलने जो जानकारी है वह विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देती है। तो महाराष्ट्र में जो लोनार झील दूसरी रामसर स्थल है, रामसर आर्द्रभूमि के तौर पर चिन्हित जो पहला स्थल था यहाँ का वह था नंदूर मधमेश्वर जो है कि पक्षी अभ्यारण्य, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। लोनार झील का पानी जो है कि खारा है और सेलाइन है। इसमें अति सूक्ष्म जीव जैसे एनोरोवेस, साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं। सूर सरोवर जो झील है यह कीठम झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आगरा में स्थित है और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर पक्षियों की विविधता ज़्यादा है, इसी के कारण इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया जा चुका है। सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के जो है कि आगरा जिले में यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तकरीबन 8 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई है और इस झील पर प्रवासी जो पक्षियाँ की कई प्रजाति यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर एक भालू बचाव केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो जैव विविधता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आने वाले पक्षियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में यही 3 टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।